विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली, हाजिर हूं प्रहार लेकर। और प्रहार में आज हम जिन खबरों की बात करने वाले हैं, जिन खबरों का विश्लेषण करने वाले हैं, वो खबरें कौन सी हैं, पहले ये जान लीजिए। प्रहार में आज हम सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की, जो अपनी सियासत चमकाने के लिए सेना के शौर्य पर हर बार सवाल खड़े करते हैं। राहुल कभी राफेल को लेकर सवाल पूछते दिखते हैं, तो कभी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अधूरे बयान पर प्रतिक्रिया देकर सेल्फ गोल कर लेते हैं। इस बार भी राहुल ने कुछ ऐसा ही किया है, जिसके बाद वो आलोचना का शिकार हो रहे हैं। कैसे, बताएंगे आपको पूरी खबर। इसके बाद बात करेंगे बिहार की। बिहार के चुनावी मौसम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक वक्त था जब नीतीश कुमार ने लालू यादव के जंगल राज का मुद्दा उठाकर आरजेडी को सत्ता से बेदखल कर दिया था, लेकिन आज खुद नीतीश सरकार पे बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर चंदन मिश्रा हत्याकांड को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। क्या इस पूरे मामले में पूरी अपडेट, बताएंगे आपको। और आखिर में बात करेंगे धर्मांतरण गैंग के आईएसआई कनेक्शन की। बलरामपुर से अवैध धर्मांतरण के बाद अब आगरा से भी बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक आगरा में धर्मांतरण के आरोपी का आईएसआई कनेक्शन निकल के सामने आया है। साथ ही आरोपी लोगों को धार्मिक रूप से कट्टर बना रहे थे, कम उम्र में लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बना रहे थे, और इस गैंग के तार कई राज्यों में जुड़े हुए हैं, फैले हुए हैं। बताएंगे आपको पूरी खबर, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी के सियासी चाल और सेना के शौर्य पर खड़े करते सवाल की। तो पहलगाम की घटना के बाद जब पूरे देश ने एक सुर में यह मांग उठाई कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को उसकी करनी का सबक सिखाया जाए, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयरबेस, उनकी आर्मी, आतंकवादी अड्डों के परखच्चे उड़ा दिए। लेकिन जहां पे पाकिस्तान की सेना और सरकार भारत की सेना से थरथर कांप रही है, तो वही दूसरी ओर राहुल गांधी है, जो हर बार सवाल खड़े करने से बाज नहीं आते। राहुल गांधी कभी राफेल को लेकर सवाल पूछते हैं कि कितने राफेल मार गिरा दिए गए, तो कभी ट्रंप के दिए गए बयान को लेकर वो फिर से सवाल पूछते नजर आते हैं। वो भी तब जब उनके बयान का मतलब कुछ और होता है, राहुल गांधी पूछते कुछ और है। और इसीलिए सवाल खड़े होते हैं कि सिर्फ अपने सियासी हथियार के लिए, सियासत चमकाने के लिए आखिर हर बार राहुल गांधी ऐसा क्यों करते हैं, जब वो अपने ही बयान को लेकर सेल्फ गोल कर लेते हैं, आलोचना का शिकार हो जाते हैं। और लोग पूछते हैं कि भाई आपके पास बाकी सारे मुद्दे भी तो है, हर बार सेना के शौर्य पर ही सवाल क्यों, हर बार ऑपरेशन सिंदूर पर ही आपकी शंका क्यों गहराती है, हर बार राफेल से लेकर के हर बार क्यों आप हर बार बड़े बड़े मुद्दों को लेकर के सवाल पूछते हैं। ये सवाल खड़े हो रहे राहुल गांधी के बयान को लेकर, और इसीलिए राहुल गांधी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर जो प्रतिक्रियाओं का दौर है वो भी शुरू हो गया है। जहां पे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर रहे हैं, तो वही दूसरी ओर कुछ नेता ऐसे भी हैं बीजेपी के, जो ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी अपनी आदत से मजबूर हो चुके हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं रह गई है, हर बार वो यही करते हैं। जब भी बात आती है उनके पॉलिटिकल स्टैंड की, तो उनके पास मुद्दा सिर्फ एक होता है, ऑपरेशन सिंदूर और सेना का शौर्य, जिसपे वो हर बार सवाल खड़े करते दिखाई देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे राहुल गांधी का पोस्ट दिखा रहे हैं आपको, जिसके जरिए उन्होंने एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा है पोस्ट करके कि मोदी जी, 5 जहाजों का सच क्या है, देश को जानने का हक है। तो देखिए, राहुल गांधी ने एक बार पोस्ट करके नई सियासी बहस छेड़ दी है, वो भी तब जब खुद पाकिस्तान ने यह स्वीकार किया कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अलग अलग आर्मी एयरबेस का या बाकी अलग अलग जगहों पर नुकसान काफी ज्यादा पहुंचाया है। तो सवाल खड़े होते कि क्या विदेशी प्रोपेगेंडा ही राहुल का असली एजेंडा है। ये सवाल क्यों खड़े हो रहे, बताते हैं आपको। भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर ट्रंप ने दावा किया और ये कहा कि चीन लड़ाकू विमान गिराए गए थे। ट्रंप ने कहा, बयान से ये साफ नहीं था कि लड़ाकू विमान किसके थे, किस देश के थे, किसकी ओर के थे, लेकिन ट्रंप के बयान को शेयर कर राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए। और राहुल ने लिखा कि 5 जहाजों का सच क्या है, देश को जानने का हक है। और अब यही वजह है कि राहुल गांधी के सवाल को लेकर अब सवाल उन पर खड़े हो रहे हैं कि ट्रंप ने जो बयान दिया
जब उसमें किसी देश का जिक्र नहीं किया गया, जब उसमें भारत जिक्र नहीं किया गया, तो आखिर क्यों अधूरे ज्ञान को लेकर राहुल गांधी एक बार फिर से सेना के शौर्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए, हर बार यहां पे राहुल गांधी की ओर से कुछ ऐसा ही किया जाता है। अब देखिए, ट्रंप ने जो बयान दिया वो ये कहा कि 4 या 5, लेकिन मुझे लगता है कि 5 जेट गिराए गए थे और ये बिगड़ता जा रहा था, है ना? तो उन्होंने जो 4-5 जेट गिराने की बात कही थी, उसमें कहीं से भी उन्होंने ये नहीं शेयर किया था या जिक्र नहीं किया था कि वो भारत की ओर के थे या पाकिस्तान की ओर के थे। लेकिन ट्रंप कह क्या कुछ रहे पूरे बयान को लेकर, और जो उनका पूरा बयान है, एक बार पहले वो सुनवाते हैं आपको, फिर आगे की बात। We stopped a lot of wars, and these were serious wars that would have been going on right now. You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? Huh? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. तो ट्रंप को सुना आपने, जहां पे वो एक बार फिर से मध्यस्थता करने की बात कहते हैं और कहते हैं कि 2 देश भिड़ रहे थे, 4-5 जेट गिराए गए थे, लेकिन जेट किसके गिराए गए थे ये साफ नहीं है। और इसीलिए राहुल गांधी के इस पोस्ट को लेकर या उनके प्रश्न खड़े करने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल का बयान सेना का अपमान, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल ने बयान को सियासी हथियार बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ट्रंप के बयान को शेयर कर सेल्फ गोल कर लिया, क्योंकि पूरा ज्ञान लिया नहीं, आधी बात सुन करके आधी बात पे सवाल पूछने चले आए। डोनाल्ड ट्रंप के बयान से साफ नहीं था कि जेट किस देश के थे। हमने ट्रंप का पूरा बयान भी सुनवाया आपको। बावजूद राहुल गांधी ने इस बयान पे भारत सरकार से जवाब मांगा और यह कहा कि जेट किसके गिराए गए थे देश को जानने का हक है। राहुल गांधी ने कैसे मान लिया कि जो गिरे हुए जेट थे वो भारत के ही थे? अब ये सवाल राहुल गांधी से पूछे जा रही हैं। क्या राहुल को भारतीय सेना से ज्यादा भरोसा पाकिस्तान पर है? क्या उनको बाकी देशों के जो नेता हैं उन पर ज्यादा भरोसा है? इसीलिए राहुल गांधी के बयान को लेकर आलोचना की जा रही है। हालांकि राहुल गांधी के बयान के बाद प्रतिक्रिया सामने आई। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राहुल गांधी के सवाल पे जवाब दिया, कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की और क्या कुछ लिखा सुन लीजिए, देख लीजिए। अमित मालवीय ने लिखा कि ट्रंप ने अपने बयान में ना तो भारत का नाम लिया और ना ही ये कहा कि 5 जहाज भारत के थे, लेकिन फिर भी जिस तरीके से कांग्रेस के युवराज ने उन्हें भारत का ही मान करके सवाल खड़े किए हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि राहुल गांधी की मानसिकता एक देशद्रोही की है। मोटे तौर पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे बड़ा हमला कह रहे हैं। राहुल गांधी की मानसिकता देशद्रोही की है। ट्रंप ने अपने बयान में ना तो भारत का नाम लिया और ना ही ये कहा कि वो 5 जहाज भारत के ही थे। फिर कांग्रेस के युवराज ने उन्हें भारत के ही क्यों मान लिया, पाकिस्तान के क्यों नहीं माने? क्या उन्हें अपने देश से ज्यादा हमदर्दी पाकिस्तान के साथ है? सच्चाई यह है कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान अब तक उबरा ही नहीं है, लेकिन दर्द राहुल गांधी को हो रहा है। जब भी देश की सेना दुश्मन को सबक सिखाती है तो कांग्रेस को मिर्ची लगती है। भारत विरोध अब कांग्रेस की आदत नहीं बल्कि पहचान बन चुका है। अब ये राहुल गांधी बताए कि क्या वो भारतीय है या पाकिस्तान के प्रवक्ता है। यह अमित मालवीय की ओर से तब पोस्ट किया गया जब राहुल गांधी की ओर से सवाल खड़े करके जवाब के लिए भारत सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। तो देखिए राहुल गांधी ने कैसे डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को जिस तरीके से कैच किया जल्दबाजी में, उसका नतीजा ये निकला कि वो खुद ही आलोचना का शिकार हो रहे हैं। और इसीलिए राहुल गांधी के बयान को लेकर जो बीजेपी के नेता हैं वो कांग्रेस पर हमलावर है, राहुल गांधी पर हमलावर है। राहुल गांधी के सेना विरोधी एजेंडे पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पाकिस्तान की ओर से हाल में ही नोटम जारी किया गया। रहीम यार खान एयरबेस का रनवे 5 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की मार के बाद अब तक वहां मरम्मत जारी है, यानी कि साफ है कि भारतीय हमले से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन राहुल गांधी ने भारतीय सेना की तारीफ नहीं की, एक बार भी इस तारीफ नहीं की। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से 9 आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिलाया गया था, राहुल गांधी ने सेना के शौर्य पर चुप्पी साध ली। एक बार भी ये नहीं कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मटियामेट कर दिया, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को करारा जवाब दिया कि पूरी दुनिया ने देखा, देश ने देखा। राहुल गांधी ने कभी खुल के इस पर बात नहीं की, कभी नहीं बोला। और जब ट्रंप ने बिना किसी देश का नाम लिए दावा किया तो राहुल गांधी भारतीय सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसीलिए अमित मालवीय ने पूछा कि क्या वो देश के नागरिक है या वो पाकिस्तान के प्रवक्ता है। अब सिर्फ अमित मालवीय ही नहीं बल्कि बीजेपी के तमाम नेता ऐसे हैं जो कि राहुल गांधी पे हमलावर हो गए हैं। शहजाद पूनावाला क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी पर, सुनवाते हैं आपको।
गांधी जो एलओपी है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरह कम और लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा की तरह ज्यादा बोलते हैं। अभी भी उनका वही रट चल रहा है, विदेशियों पर ज्यादा भरोसा है, ट्रंप पर ज्यादा भरोसा है, ऑपरेशन सिंदूर फेलियर हो गया, सीज फायर हमने कर दिया, सरेंडर हो गया। जबकि इन बातों का खंडन एमईए ने, डीजीएमओ ने, भारत की सरकार ने, पीएम ने और इसके अलावा खुद कांग्रेस के नेताओं ने, सलमान, मनीष और शशि ने किया है। तो शहजाद पूनावाला को सुना आपने, लेकिन शहजाद पूनावाला इकलौते ऐसे नहीं है। राहुल गांधी के पोस्ट के बाद तमाम जो बीजेपी के नेता है राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई देश में राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे और भी हैं, हर बार ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों, हर बार सेना के शौर्य पर ही सवाल क्यों। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान को लेकर के राहुल गांधी ने उसे जिस तरीके से कैच किया, इसे सियासी हथियार बनाने का प्रयास किया, अब राहुल गांधी खुद के ही पोस्ट में खुद के ही हथियार में घिर गए हैं। और अब उनसे देश के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हर बार ऐसा क्यों होता है जब आप अपने ही देश की सेना पे सवाल खड़े करते हुए दिखाई देते हैं। और अब राहुल गांधी की इस पोस्ट को लेकर के चौतरफा आलोचना हो रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई। भारतीय सेना का अपमान करना, भारतीय सेना के खिलाफ विदेशी एजेंडा चलाना, भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करते रहना कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आदत बनती जा रही है। समय समय पर राहुल अपने बयानों से साफ कर देते हैं कि ना तो वो भारतीय सेना का सम्मान करते हैं और ना ही उन्हें भारतीय सेना पर भरोसा है। और यही वजह है कि अब एक बार फिर से राहुल गांधी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को लेकर सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं जिसमें कुछ भी साफ ही नहीं होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान 5 जेट गिराए गए। हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि वो जेट किस देश के थे, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने ट्रंप के इस बयान को भारतीय सेना से जोड़ दिया और सवाल पूछने लग गए, जिस पर अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी लगातार सेना का मनोबल तोड़ने का काम कर रही है। एक तो क्लैरिटी नहीं है कि वो किसकी तरफ रेफर करें, कैसे रेफर करें, और दूसरा ये कैसे मान लिया राहुल गांधी ने कि भारत के हवाई जहाज गिरे, वो पांचों को पांचों जेट पाकिस्तान के भी हो सकते हैं और कहीं पर कहीं फोटो होनी चाहिए, कहीं कहीं तस्वीर होनी चाहिए। और राहुल गांधी ने तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक करारनामा साइन कर रखा है। राहुल गांधी की तर्ज पर कांग्रेस के कुछ नेता भी सेना पर सवाल उठा रहे हैं, जिसमें प्रमोद तिवारी भी शामिल हैं। हालांकि प्रमोद तिवारी तो राहुल गांधी से भी एक कदम आगे निकल गए। कहा कि दावा तो 5 जेट गिराने का किया जा रहा है, लेकिन संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है। 5 विमान गिरे, युद्धक, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये कौन स्पष्टीकरण देगा? तीनों सेनाओं के अध्यक्ष ने क्या कहा और अब अमेरिका क्या कह रहा है? हम यही तो कह रहे हैं कि आइए पार्लियामेंट में, हम ये सवाल उठा रहे हैं, मोदी जी खंडन करिए, लेकिन इस तरह भाग जिस तरह आप रहे हैं, आपकी झुकी हुई नजरें भारत को बहुत दुख दे रही। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का इशारा पाकिस्तान की तरफ था, क्योंकि जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उसके 11 एयरबेस तबाह किए थे तो इसी हमले में कई एयरक्राफ्ट हैंगर भी मिट्टी में मिल गए थे, जिसमें फाइटर जेट के खड़े होने की संभावना थी। मैं समझता हूँ उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ था। 11 एयरबेस के ऊपर अटैक हुए, जिसमें नुकसान हुआ, जिसमें हैंगर में खड़ा हुआ उनका एवाक्स भी तबाह हुआ, एयरक्राफ्ट भी तबाह हुए होंगे। एक फोटो हमको दिखा दीजिए जिसमें भारत के किसी एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ हो। अब सवाल है कि राहुल क्यों भारतीय सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्यों सेना से जुड़े मुद्दों को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और क्यों ट्रंप के बयान को अपना सियासी हथियार बना रही हैं। क्या राहुल गांधी के लिए अब सियासत राष्ट्रहित से ऊपर है? सवाल तो ये भी है कि आखिर राहुल गांधी को भारतीय सैन्य अधिकारियों के बयान से ज्यादा भरोसा डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो सवाल बहुत सारे हैं जो राहुल गांधी को लेकर खड़े हो रहे हैं, लेकिन जवाब कांग्रेस के पास भी नहीं है। इस बीच सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि जो बाकी एनडीए के दल है सहयोगी, उनकी ओर से भी राहुल गांधी के पोस्ट को लेकर, बयान को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जेडीयू नेता संजय झा ने कहा है कि क्या राहुल गांधी विदेशी प्रोपेगेंडा चलाते हैं? क्या कुछ कह संजय झा कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। मोदी जी का विरोध करते करते वो देश का विरोध करने लगे। यही ताज पर अटैक हुआ था मुंबई में, क्या कर पाए हम लोग उसमें? कुछ कर पाए सिर्फ बोलने के अलावा? पहली बार देश के सेना ने, देश के एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके जो टेररिस्ट सेंटर था उसको ख़त्म किया। और आपको हम लोग सब जगह गए, इसलिए हमको लगता है कि ये डिमोरलाइज करने वाली बात, एयरफोर्स को किसी तरीके से इस तरह की बात, क्योंकि इंडियन आर्मी ने जितना रिमार्केबल काम किया है, ये तो प्राइड है देश की बात है पूरे देश के लिए। संजय झा को सुना आपने, क्योंकि जो सहयोगी दल है वो भी राहुल गांधी पर हमलावर हैं, लेकिन कांग्रेस को अपने स्टैंड पर समाजवादी पार्टी का साथ मिल गया है और अब रामगोपाल यादव भी कांग्रेस का साथ दे रहे हैं बयान को लेकर। रामगोपाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं आपको। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कहा कि हमने ये बंद करवा दिया है युद्ध, इमीडिएट, कंप्लीट, टोटल। तो कभी हमारी पॉलिसी ये नहीं रही कि दो देशों के बीच में तीसरा कोई हस्तक्षेप हिंदुस्तान की नीति में करे, लेकिन अब तो कल उन्होंने ये भी कह दिया 5 जेट गिराए गए, ऐसा होना जरूरी है। तो देश में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत हो रही है, बयानबाजी हो रही है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। तस्वीरें बयां करें कि किस तरीके से भारतीय सेना की ओर से सरगोदा हो या फिर किराना हिल्स जहां पे नुकसान पहुंचाया गया। जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये सरगोदा की है, सैटेलाइट इमेज है ये, जहां पे मिसाइल हिट का जो सबूत है वो साफ तौर पर यहां पे देख पा रहे हैं आप। जमीन को छेद करता हुआ जो देख रहे तस्वीर अब, और जो तस्वीर अब ये देख रहे हैं आप, ये किराना हिल्स की तस्वीरें हैं। किराना हिल्स वही वो जगह है जहां पे परमाणु अड्डा होने का दावा किया गया और वहां पर भी डैमेज को लेकर, नुकसान को लेकर खुद ये बात पाकिस्तान के जो नेता हैं उनकी ओर से स्वीकारी गई। लेकिन अब भारत के जो नेता हैं वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयान को आधार बना करके, और इसीलिए कहा दरअसल ये जा रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान तो स्वीकार कर रहा है, उनके बहुत सारे एयरबेस पहले ही बंद हो चुके हैं, मरम्मत का काम जारी है, लेकिन भारत के कुछ नेता ऐसे हैं जो अपनी सेना के शौर्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बात कर लेते किराना हिल्स की, जो काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा। पाकिस्तान के किराना हिल्स की तस्वीर सामने आई है, सैटेलाइट तस्वीरों में सबूत मिले हैं, किराना हिल्स के पास हमले के निशान मिले हैं। किराना हिल्स के पास है पाकिस्तान का परमाणु अड्डा, ये साफ हो चुका है। हालांकि भारत ने कभी भी यहां पे हमले की पुष्टि नहीं की, लेकिन खुद पाकिस्तान के नेताओं की ओर से पुष्टि हो चुकी है कि किराना हिल्स पर डैमेज हुआ है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। लेकिन किराना हिल्स अहम क्यों है, अब ये भी जान लीजिए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है किराना हिल्स। किराना पहाड़ियों के अंदर पाकिस्तान का परमाणु अड्डा है, ये बात साफ हो चुकी है। किराना हिल्स में पाकिस्तान ने परमाणु बंकर बनाए हैं और बंकर में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम होने का दावा किया जाता है। पाकिस्तान ने 1980 के दशक में परमाणु बंकर बनाए थे और किराना हिल्स में पाकिस्तान के सैन्य गतिविधियों का भी ये अड्डा है और इसीलिए पाकिस्तान का ये काफी ज्यादा अहम इलाका है और इस पर भी डैमेज की बात खुद पाकिस्तान के आलाकमान की ओर से, शीर्ष नेताओं की ओर से स्वीकार कर लिया गया है। जो तस्वीरें हैं वो भी साफ साफ बयां कर रही हैं कि जब पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो किस तरीके से, चाहे सरगोदा हो, चाहे रहीम यार हो, चाहे किराना हिल्स हो, हर जगह पर भारतीय सेना की ओर से जम के न सिर्फ प्रहार किया गया बल्कि भारी चोट पहुंचाई गई। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे पाकिस्तान को घुटनों पर लाया था, कैसे घर में घुसकर 11 एयरबेस को तबाह किया और कैसे 9 आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया था। क्यों पाकिस्तान को सीज फायर की भीख मांगनी पड़ी और क्यों मुल्ला मुनीर और शहबाज थर-थर कांप रहे थे, ये अब सामने आ गया है। और सामने आ गया है कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऐसी चोट दी जो वो लंबे समय तक याद रखे, क्योंकि भारत ने एटमी धमकी वाले पाकिस्तान की हवा निकालते हुए उसके ही एटमी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसकी गवाही ये सैटेलाइट इमेज है। ये तस्वीरें सबूत है भारतीय सेना की उस शौर्य की जिसमें हमारी मिसाइलों ने पाकिस्तान के दिल को चोट पहुंचाई है। किराना हिल्स की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कैसे हमारी मिसाइलों ने
पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। हालांकि पाकिस्तान हमेशा से इस सच्चाई को छिपाता रहा है, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के करीब 2 महीने बाद सामने आई ये तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं कि किराना हिल्स में किस कदर भारतीय सेना ने तबाही मचाई। दरअसल गूगल अर्थ ने जून 2025 की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की, जिसमें किराना हिल्स में भारतीय मिसाइल के हिट होने के बाद वहां हुआ नुकसान दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में 2 जगह पर मिसाइल हिट करने के निशान दिखाई दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे से करीब 150 मीटर की दूरी पर है। माना जा रहा है कि जितना नुकसान जमीन के ऊपर हुआ है, उससे ज्यादा नुकसान जमीन के नीचे मौजूद पाकिस्तानी सुरंगों को हुआ है, जहां पाकिस्तानी सेना ने परमाणु हथियारों और मिसाइलों को न केवल विकसित किया है, बल्कि उन्हें छिपा कर भी रखा है। तस्वीरों से साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के एटमी गीदड़ भपकी की हवा निकालने के लिए सीधे किराना हिल्स पर हमला कर दिया और संदेश दिया था कि अब उसकी एक भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। और यही वजह है कि गीदड़ भपकी देने वाला पाकिस्तान घुटनों पर आकर सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा था। अब किराना हिल्स से 17 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस की ये तस्वीरें देखिए, जहां भारतीय सेना का शौर्य साफ साफ दिखाई दे रहा है और नजर आ रहा है कि कैसे भारतीय मिसाइलों ने यह तबाही मचाई थी और पाकिस्तानी एयरफोर्स को बड़ी चोट पहुंचाई थी, क्योंकि भारतीय सीमा के पास मौजूद सरगोदा एयरबेस पाकिस्तान के लिए बहुत अहम माना जाता है। इस एयरबेस का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती के लिए करता रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने इसके रनवे को ही तबाह कर दिया था। कुल मिलाकर साफ है कि पाकिस्तान ऐसे ही घुटनों पर नहीं आया, बल्कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर दिया था, क्योंकि एक तरफ तो आतंकी अड्डे तबाह किए गए थे, फिर उसके बाद पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने, जिसमें पाकिस्तान को समझ में आ गया था कि ये नया भारत है जो दुश्मनों को घर में घुस कर मारता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ को फोन पर सीज फायर की भीख मांगनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इंडोनेशिया से इंडोनेशिया में पैसेंजर शिप में आग लग गई। समुद्र के बीच लगने से 3 यात्रियों की मौत हो गई। करीब 150 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत की घटना बताई जा रही। तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं, जहां पर देखिए पैसेंजर शिप में आग लग गई। 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और तस्वीर उस वक्त की है जब पानी में ही धू धू कर जलने लगा शिप। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं इंडोनेशिया के सुलावेसी इलाके से, जहां पर 3 लोगों की मौत और 150 लोगों का यहां पर रेस्क्यू किया गया है, सुरक्षित बचाया गया है। जैसे ही शिप में आग लगी, देख पा रहे हैं आप कि धुएं का गुब्बार छाता दिखाई दिया, आग की लपटें दिखाई दी। हालांकि राहत की बात यह है कि इसमें 150 लोग और भी सवार थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन 3 लोगों के मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो ये आग का तांडव है, जहां पे समंदर के बीचों बीच लपटों का तांडव देखने को मिला। इंडोनेशिया में पैसेंजर शिप में आग लग गई, 3 की मौत, 150 का रेस्क्यू। और अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अब बात करते हैं बिहार में चुनाव, तालिबान का दांव, क्योंकि बिहार में चुनाव है, चुनाव की चर्चा है, चुनाव को लेके अपने अपने दावे हैं, लेकिन चुनाव के बीचों बीच जिस तरीके से बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर आर पार के मोड़ में विपक्षी पार्टियां हैं और घिरती दिखाई दे रही है नीतीश कुमार की सरकार, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है सुशासन पर भी। और इस बीच बड़ी खबर यहाँ पे सामने आती है, जब चंदन हत्याकांड को लेकर के जो पुलिस की कार्रवाई है वो आगे बढ़ रही है। हर रोज इसको लेके बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। खुलासे के साथ साथ जो कार्रवाई है पुलिस की ओर से वो भी यहाँ पे ताबड़तोड़ की जा रही है। देखिए तस्वीरें कोलकाता से सामने आई हैं, जहाँ पे चंदन हत्याकांड के आरोपी गेस्ट हाउस में छिपे हुए थे और कोलकाता पुलिस के साथ मिलकर पटना पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गेस्ट हाउस की तस्वीर है जहाँ पे छिप कर बैठे थे चंदन हत्याकांड के आरोपी। M73 ये फ्लोर है और इसी में छिप करके बैठे थे शूटर्स। हालांकि यहाँ पर पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी कि पुलिस की ओर से एक्शन तेज है, कार्रवाई ताबड़तोड़ की जा रही है। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं सुशासन को लेके। चंदन मिश्रा हत्याकांड की बात कर लेते हैं। पटना के चंदन हत्याकांड में एक्शन तेज हो गया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मास्टरमाइंड तौसीफ बादशाह गिरफ्तार कर लिया गया है। तौसीफ का मौसेरा भाई नीशू भी अरेस्ट हो चुका है। कोलकाता के गेस्ट हाउस से गिरफ्तारी की गई है और अल्पना दास की महिला भी गिरफ्तार की गई है।
पुलिस की कार्रवाई में एक आरोपी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भेजा गया है। बिहार और बंगाल एसटीएफ की ओर से यह कार्रवाई की गई और कोलकाता के एक फ्लैट पर भी छापेमारी की गई। इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और सभी आरोपियों को पटना लाया जा रहा है। तो देखिए, यहां पर पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को कोलकाता के गेस्ट हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया है और अब सभी आरोपियों को पटना वापस लाया जाएगा, जहां पे पूछताछ की जाएगी। जाने का यह प्रयास होगा कि किस तरीके से हत्या को लेकर प्लानिंग की गई और प्लानिंग करने के साथ साथ यहां पे हत्या को अंजाम दिया गया। लेकिन देखिए, चंदन हत्याकांड में अफसरों पर भी यहां पर गाज गिरी है, क्योंकि जिन अफसरों पर जिम्मेदारी थी, क्योंकि चंदन पेरोल पर बाहर था, अस्पताल में इलाज करवा रहा था, उसी वक्त उस पर फायरिंग कर दी गई। लिहाजा जो अफसर जिम्मेदार थे इस पूरे मामले को लेकर के, उन पर भी गाज गिरी है। और चंदन हत्याकांड में कुछ अफसर ऐसे भी हैं जिन पर कार्रवाई की गई है। दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। पुलिसकर्मियों पर ड्यूटी में लापरवाही करने का आरोप लगाया गया है, इसीलिए पटना एसएसपी ने कड़ी कार्रवाई की है। ये सभी पुलिसकर्मी शास्त्री नगर में तैनात थे। एसएसपी ने बाकी पुलिसकर्मियों को चेतावनी दी है, ड्यूटी पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही को लेकर एसएसपी की ओर से ये कड़ी चेतावनी यहां पर दी गई है। हालांकि इसमें जो सीसीटीवी है वो भी निकल के सामने आ गया है। ये देखिए, हॉस्पिटल के आसपास का ये इलाका है जहां पर शूटर जो है वो रेकी करता दिखाई दे रहा है। हत्या से पहले यहां पर रेकी करने शूटर गए हुए थे और इसीलिए एसएसपी की ओर से कार्रवाई की गई है, क्योंकि जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात थे, जिनकी जिम्मेदारी थी ये, वो वहां पर लापरवाही करते दिखाई दिए, क्योंकि शूटरों ने पहले रेकी की और रेकी करने के बाद यहां पर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जिसके चलते पटना में काफी किरकिरी सरकार की भी हुई, पुलिस की भी हुई। लेकिन चंदन हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा सामने आया है। निशु खान के घर पे जो साजिश थी पूरे हमले की, वो रची गई थी। शूटरों ने पारस हॉस्पिटल की रेकी की, पहले प्लानिंग की, हॉस्पिटल में भर्ती चंदन का रूम देखा, अस्पताल में घुसने और भागने का रास्ता पहले तय कर लिया गया, यानी कि एंट्री क्या एग्जिट क्या पहले डिसाइड कर लिया गया। हत्या से पहले निशु के घर पे शूटर्स रुके हुए थे और हत्या के बाद शूटरों को बंगाल भगाया गया। इसमें कई लोगों ने शूटरों की मदद भी की है, जिसका खुलासा हुआ है। इसलिए पटना में कई जगहों पे छापेमारी की गई है, ताकि जो हेल्पर थे उनका पता लग सके और इस पूरे मामले में शूटरों के साथ साथ कौन कौन लोग मिले हुए थे उन पर भी कार्रवाई हो सके। इसलिए पटना से लेकर कोलकाता तक पुलिस की छापेमारी चलती रही। हालांकि कोलकाता से जो शूटर्स हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, और लेकिन इसी को लेकर के पुलिस की कार्रवाई तो चल ही रही है, लेकिन सवालों के घेरे में सुशासन भी है। बिहार में पटना में जिस तरीके से कार्रवाई हुई, जो हमले हुए, उसको लेकर के तेजस्वी यादव लगातार बड़े हमले कर रहे हैं। बिहार में अपराध को लेकर तेजस्वी का बड़ा हमला सामने आया है। तेजस्वी ने बिहार की तुलना तालिबान से कर दी है। नीतीश शासन की आपराधिक घटनाएं गिनवाई गई हैं। गया में जिस डॉक्टर की हत्या की गई थी उसका जिक्र भी किया गया है। पटना और रोहतास की भी घटनाएं गिनवाई गई हैं। सरकार पर अपराधियों को बचाने का संरक्षण देने का आरोप लगाया गया। तेजस्वी ने लिखा कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, नीतीश सरकार अपराध रोकने में फेल हो गई है। यानी चुनावी मौसम में इस घटना को लेकर के जिस तरीके से वार पलटवार का दौर चल रहा है, विपक्षी पार्टियों के पास सरकार के खिलाफ एक मजबूत हथियार मिल गया, जिसके चलते वो हर बार नीतीश सरकार के सुशासन पर, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि जो तुलना थी बिहार की वो तालिबान से कर दी है। और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से और कैसे बिहार में सियासत जमकर हो रही है पूरे घटना को लेकर, हमले को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। बिहार में चुनाव से ठीक पहले अपराध का ग्राफ आसमान छू रहा है। पिछले 1 महीने से शायद ही ऐसा कोई दिन गया हो जिस दिन बिहार गोलियों की तड़तड़ाहट से ना गूंजा हो। पटना समेत राज्य के अलग अलग जिलों में हो रही आपराधिक घटनाएं नीतीश के सुशासन की धज्जियां उड़ा रही, लेकिन पुलिस प्रशासन इन घटनाओं को रोकने में नाकाम है। हालात यह है कि अपराधी बिहार में घटना को अंजाम देकर आराम से बॉर्डर पार कर जा रहे हैं। पटना के पारस अस्पताल में चंदन हत्याकांड के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस घटना के बाद तौसीफ बादशाह समेत सभी शूटर कोलकाता पहुंच गए, जहां से अब उनकी गिरफ्तारी हुई है। कोलकाता के गेस्ट हाउस में जब पुलिस ने छापा मारा तो वहां के लोगों में भी दहशत फैल गई। पुलिस चारिदिक से घेर लिया। बाद में सुना जे 4 दुष्कृति वहाँ पे है। एक बंदा को देखा, एम्बुलेंस से आया, आके उनको उठाया। पूरा बंदा जो है उसका पैर में चोट लगा है, ऊपर में क्या हुआ नहीं पता है।
यही सब घटना घटा। चंदन हत्याकांड के आरोपी तौसीफ समेत चारों आरोपियों को पुलिस अब कोलकाता से पटना लाने की तैयारी कर रही है। पटना में चंदन हत्याकांड के एक एक पहलू की जांच की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि बिहार में अपराध आखिर कब थमेगा, क्योंकि बिहार में अपराधियों में अभी भी कोई खौफ नहीं है। 3 दिन तक ये लोग उस घर पर बैठकर योजना बनाते रहे, प्लानिंग करते रहे और फिर वारदात को अंजाम देने के बाद फिर एस्केप रूट पहले से तैयार था। एस्केप रूट के जरिए वो बंगाल तक भागे, जिसमें बाकी 4 और भी जो सहयोगी हैं उन्होंने मदद की, जिनकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। बिहार में बढ़ते अपराध पर सियासत भी जमकर हो रही है। तेजस्वी यादव अलग अलग घटनाओं का जिक्र कर सरकार को कटघरे में खड़े कर रही है। यहाँ तक कि तेजस्वी ने बिहार में अपराध की तुलना तालिबान से कर दी है। तो वहीं जेडीयू और बीजेपी ने तेजस्वी को आरजेडी शासन के दौरान हुई घटनाओं की याद दिलाई है, जब बिहार की तुलना जंगल राज से की जाती थी। बिहार जो है सहमा हुआ है, लगातार अपराधी जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। यहाँ लॉयर्स की हत्या हो रही है, डॉक्टर्स की हत्या हो रही है, इंजीनियर्स की हत्या हो रही है, नेताओं की हत्या हो रही है, पुलिस के लोगों की हत्या हो रही है, व्यावसायिकों की हत्या हो रही है, घर में घुस के गोली मारी जा रही है, दफ्तर में घुस के गोली मारी जा रही है, अस्पताल में घुस के गोली मारी जा रही है, दुकानों में घुस करके गोली मारी जा रही है। लोग तो अपराधी तो सड़क पे हैं, ये पताल में कहाँ जा रहे ढूंढने भाई। स्वाभाविक रूप से पुलिस का जो भी जिम्मेवारी होगा वो पुलिस हमारे यहाँ एकदम निष्पक्ष इस मामले में कार्रवाई होती है। इसे SHO गांधी मैदान के खिलाफ कार्रवाई हुई, कार्रवाई होगी, निश्चित कार्रवाई होगी। लैप्सेज कहाँ है उन तमाम, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि अपराधी जल्द से जल्द कानून के जद में आए। और पुलिस में आज की जो व्यवस्था हेडक्वार्टर का है, कोई बचाने वाला नहीं है, निर्मम तरीके से कार्रवाई की जा रही है। बिहार में अपराध पर सियासी दल चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार में लोग हर दिन मारे जा रहे हैं। लूट, रंगदारी और अपहरण जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक बिहार पुलिस इन अपराधियों पर नकेल कसेगी? क्या बिहार के अपराधियों को राजनीतिक दलों का संरक्षण प्राप्त है? आखिर क्यों चुनाव से ठीक पहले अपराध आसमान छू रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार में क्राइम लगातार है, सियासत की बहार है। इस बीच आरजेडी की ओर से जो सवर्ण विरोधी पॉलिटिक्स है वो भी यहाँ पे सामने आ रही है। और देखिए, इसी वजह से जिस तरीके से अगर बात की जाए सवर्ण विरोधी सियासत का जो एक नया पैमाना तय किया गया है वो मुन्ना यादव की ओर से तय किया गया है, जो कि आरजेडी के विधायक है। आरजेडी की सवर्ण विरोधी राजनीति एक्सपोज यहाँ पर हो गई है। आरजेडी विधायक के सवर्णों को चेतावनी दी गई है। मुन्ना यादव बोले हैं कि सिंह शर्मा का गुजारा नहीं है, बिहार की गाड़ी पर बहुजन ही बैठेगा, ये मुन्ना कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर धमकी का वीडियो अब वायरल हो रहा है और चुनाव में कुछ ज्यादा वायरल हो रहा है। लालू के नक्शे कदम पर चल रहे हैं मुन्ना यादव। लालू ने भी भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था, सवर्ण जातियों के खिलाफ लालू का नारा था। अब मुन्ना यादव सवर्ण समाज को धमका रहे हैं। मुन्ना ने पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा पर भी टिप्पणी की और इसी वजह से मुन्ना यादव का ये जो बयान है अब सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है और चुनाव से पहले मुन्ना यादव की जो पॉलिटिक्स है वो भी चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन मुन्ना यादव क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। मिश्रा, सिंह, झा, शर्मा का कोई गुजारा नहीं, बैकफुट पर पांडे चाह रहे हैं कि फिर जगन्नाथ मिश्रा का सरकार आवे, कतई नहीं होगा। लालू जी ने यही तो कर दिया कि बिहार के गद्दी पर जब भी बैठेगा तो कोई बहुजन बैठेगा और किसी की औकात है तो मुट्ठी भर लोग का नाम आगे करके चुनाव लड़के दिखा दे, बिहार में मट्टी पलीद हो जाएगा। इसीलिए तो वो लोग लालू जी से खिसियाल है। हालांकि बात बिहार की जब करते हैं तो यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में मुख्यमंत्री के पद को लेकर जो खींचतान है वो भी यहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लोग नीतीश कुमार के नाम पे सवाल पूछ रहे हैं। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी की ओर से दावेदार हैं और इसी को लेकर जो चर्चाएं हैं वो जोरों पर है। इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी बड़ा जो खबर है उनको लेकर वो सामने आई है और सनसनीखेज उनकी ओर से दावा किया गया है। और क्या चिराग पासवान कह रहे हैं कि मुझे बम से उड़ाने की साजिश की जा रही है। चिराग पासवान बोले कि मेरे विरोधी साजिश रच रहे हैं, मेरे विरोधी हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं,
बिहार के मुंगेर में एक रैली के दौरान उनका यह दावा सामने आया और चिराग ने सनसनीखेज आरोप लगाया। हालांकि उनके आरोपों पे अब घमासान छिड़ गया है। चिराग को धमकी वाले सोशल मीडिया अकाउंट पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन जिस तरीके से प्रवक्ता है उनकी पार्टी के राजेश ने पटना में एफआईआर दर्ज करवाई है और पटना साइबर सेल ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। सवाल खड़े होते हैं कि भाई वो कौन लोग हैं जो चिराग की जान लेना चाहते हैं, उन्हें बम से धमकी दे रहे उड़ाने की। अब इसी को लेकर के जिस तरीके से अगर बात की जाए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, उसको भी लेकर चर्चाएं जोरों पर है, क्योंकि बिहार की रेस है, नीतीश सीएम फेस है, ऐसा नीतीश की पार्टी के लोग कह रहे हैं। हालांकि आरजेडी की ओर से दावे अपने अपने हैं। बिहार में चुनाव से पहले सीएम पद को लेकर जो खींचतान है वो साफ साफ देखने को मिल रही है। जेडीयू के पटना दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाया गया और पोस्टर में लिखा गया कि 25 से 30 फिर से नीतीश। जेडीयू ने नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। जेडीयू फर्स्ट डिवीजन आए या थर्ड डिवीजन आए, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, ये जेडीयू की ओर से साफ कर दिया गया है। नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने भी हुंकार भरी। निशांत बोले कि मेरे पिता ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ऐसे में क्या बीजेपी को यह स्वीकार होगा? क्या इसके लिए जेडीयू तो तैयारी कर चुकी है, लेकिन जो बाकी गठबंधन के दल हैं वो क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ करेंगे, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। निशांत कुमार जो कि नीतीश के बेटे हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। अजीब सीएम होंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, बहुत अच्छे बहुमत से हम लोग जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास है देश राज्यवासियों पे कि उन्होंने जो 20 साल में काम किया उसका फल वो जरूर देंगे और फिर से पिताजी को भारी बहुमत से जितवाएंगे। पूरा विश्वास है जनता पे। ठीक है। तो बिहार में चुनाव है और मुद्दे बहुत सारे हैं, विकास से लेकर फ्री बिजली से लेकर कानून व्यवस्था से लेकर अलग अलग मुद्दे हैं जिसको तेजस्वी यादव भुनाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने नंबर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वोटर्स के बीच में जा रहे हैं। तो वही जेडीयू की ओर से फ्री बिजली का नारा दिया गया है, बीजेपी की ओर से विकास के सुशासन की बात कही जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो पसोपेश की स्थिति है बिहार में वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब किसका पाला ज्यादा भारी पड़ेगा, किसके मुख्यमंत्री बनेगा? हालांकि बीजेपी हर बार ये कहती है कि हमारे नीतीश कुमार हमारे लिए पहले चेहरे हैं मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन सम्राट चौधरी का क्या होगा? उधर आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव का नाम आगे कर दिया गया है, तो क्या आरजेडी की ओर से जो नाम है वो स्वीकार होगा? ऐसे में तमाम सवालों के बीच बिहार में मुख्यमंत्री की रेस और खींचतान और तेज हो गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, से जुड़ी हुई। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद की रेस को लेकर खींचतान मची हुई है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही तरफ से मुख्यमंत्री पद को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको एनडीए में चल रही खींचतान के बारे में बताते हैं। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार जीतने की बात कही थी। हालांकि बीजेपी ने कभी खुलकर मुख्यमंत्री पद पर बात नहीं की, तो वहीं जेडीयू अभी से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की हुंकार भर रही है। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर तो पोस्टर तक लगा दिए गए हैं। भले ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर हुंकार भरी जा रही हो, लेकिन नीतीश कुमार की उम्र और सेहत दोनों ही नेक्स्ट सीएम के लिए फिट नहीं बैठ रही। यही वजह है कि बीजेपी नीतीश कुमार को बिहार में बड़ा भाई तो बता रही है, नीतीश की अगुवाई में चुनाव लड़ने की बात भी कह रही है, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस पर खुलकर नहीं बोल रही। यानी इस बार चुनाव में सीटें तय करेंगी कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए या नहीं। उधर महागठबंधन में भी चुनाव बाद परिणाम को लेकर और मुख्यमंत्री पद को लेकर अलग अलग बयानबाजी हो रही है। जेडीयू जहां तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रही है, तो वहीं कांग्रेस समेत तमाम सहयोगी दल अपनी अपनी पार्टी के नेताओं के नाम भी आगे कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता तो मुख्यमंत्री पद पर किसी तरह का बयान ही नहीं दे रहे। ऐसे में एक बात तो तय है कि बिहार में महागठबंधन के अंदर भी मुख्यमंत्री पद को लेकर एक राय नहीं है। बिहार में अभी चुनाव होना बाकी है, ऐसे में अभी से दोनों तरफ से सियासी बिसात बिछाई जा रही है। लेकिन इस बार के चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पार्टी को बहुमत देती है और चुनाव बाद बिहार का नया मुख्यमंत्री आखिर कौन बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं धर्मांतरण के अवैध धंधे की, जिसको लेकर आगरा से बड़ा खुलासा हुआ है। न सिर्फ खुलासा हुआ है बल्कि पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई भी हुई है। साथ ही खुलासा यह भी हुआ है कि इस गैंग के आईएसआई के साथ कनेक्शन भी निकल के सामने आए हैं।
कई राज्यों में इनका नेटवर्क फैला हुआ है और कई राज्यों में इसको लेकर के जो गैंग है वो सक्रिय है, जो बहन बेटियों को बहलाकर, फुसलाकर, बरगलाकर धर्मांतरण के दलदल में ढकेल रहा था। आगरा में धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हुआ है और इसीलिए दरअसल कहा जा रहा है कि आखिर कितने छांगुर अभी और प्रदेश में हैं, इसके अभी खुलासे होने बाकी हैं, क्योंकि जो आगरा से खुलासा हुआ है, पर्दाफाश हुआ है, वो चौंकाने वाला है। छांगुर बाबा से भी खतरनाक माना जा रहा है ये गैंग। लव जिहाद के जरिए धर्मांतरण ये गैंग करवाता था, ब्रेन वॉश करके हिंदू लड़कियों को गैंग में शामिल करते थे और जांच में यह भी सामने आया कि गैंग के तार 6 राज्यों से जुड़े हुए हैं और अलग अलग राज्यों से 10 आरोपियों की जो गिरफ्तारी है वो भी पुलिस की ओर से कर ली गई है। जांच में गैंग को विदेशी फंडिंग मिलने के भी सबूत मिले हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई कुल कितने छांगुर है प्रदेश में जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग एंगल से धर्मांतरण के जैसे धंधे को आगे बढ़ा रहे और फल फूल भी रहे थे। दीपक कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, आगरा के एसएसपी, सुनवाते हैं आपको। कई प्रदेश में कम से कम 6 प्रदेश ऐसे थे जहां पर जो लोग बैठे हुए थे वहां पर ये लोग रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे, लव जिहाद में संलिप्त थे और इसकी फंडिंग विदेशों से होती है। जैसा सर ने बताया, कनाडा से, यूएस से इनकी फंडिंग हो रही थी। घटना की इसको गंभीरता को देखते हुए डीजीपी महोदय के निर्देश पर मेरे द्वारा स्वयं इसका पर्यवेक्षण किया गया और एडिशनल डीसीपी हमारे एक आईपीएस ऑफिसर्स थे, वो इसको डायरेक्ट उन्होंने देखना शुरू किया और प्रतिदिन इस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो दीपक कुमार को सुना आपने, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है, लेकिन आपके मन में सवाल खड़े हो रहे होंगे कि आखिर ये गैंग काम कैसे करता था और कैसे अपने नेटवर्क को हर राज्य में अलग अलग फैला रहा था, कैसे आगे बढ़ रहा था। तो बताते हैं आपको। देखिए, आयशा जो कि मुख्य किरदार है, आयशा का पति लीगल एडवाइजर का काम करता था, धर्मांतरण से सभी जुड़ी प्रक्रियाओं को पूरी करने में मदद भी करता था, कनाडा से दाऊद अहमद और कई देशों से आई फंडिंग भी भेजता था और धर्मांतरण गैंग से जुड़े लोगों को फंड बांटती थी आयशा। लड़कियों के ब्रेन वॉश किए जाते थे और ओसामा इसमें अहम भूमिका निभाया करता था। अब्दुल रहमान यूट्यूब चैनल के जरिए ब्रेन वॉश करता था और दिल्ली से गिरफ्तार मनोज लड़कियों को मोबाइल सिम मुहैया करवाया करता था। लड़कियों को बस के जरिए और अन्य राज्यों से, शहरों से भेजा जाता था। पुलिस की जांच में फोटो मिली है जिसमें युवती AK-47 के साथ दिखी है। गैंग के मेंबर उसे आत्मघाती हमले के लिए तैयार कर रहे थे। लड़कियों को फियादीन हमले के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। तो जरा सोचिए कि किस तरीके से यहाँ पे लड़कियों को सोशल मीडिया ऐप के जरिए बहलाकर, फुसलाकर इस गैंग में शामिल करवाते थे। न सिर्फ शामिल कराते थे बल्कि उन्हें ट्रेनिंग भी दे रहे थे। आगरा से बलरामपुर तक कुल कितने छांगुर हैं, ये अपने आप में सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि आगरा की 2 बहनों को धर्मांतरण के लिए टारगेट किया गया और पश्चिम बंगाल में सगी बहनों का सुराग मिला। एक बहन की उम्र 33 साल बताई जा रही, दूसरे की उम्र 18 साल बताई जा रही है। साइमा बड़ी बहन है जिसको साल 2021 में साथ ले गई और धर्मांतरण के बाद 24 मार्च 2025 को दोनों बहनों को घर पे छोड़ा गया। धर्मांतरण के बाद दोनों बहनों का नाम अमीना और जोया रखा गया। 4 मई को आगरा के सदर थाने में अपहरण का मामला दर्ज करवाया गया और जांच के बाद आगरा में धर्मांतरण गैंग का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले को लेकर के एक्टिव हुई। अब दोनों बेटियों के पिता अनिल भाटिया क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर, वो भी सुनवाते हैं आपको। 24 मार्च से मेरी जो बेटी लापता थी वो बिना बताए चली गई थी। हम सत्संग में गए थे तो बिना बताए चली गई थी क्योंकि वो मुस्लिम युक्ति के इन्फ्लुएंस में थी। जो इसका हम क्या है, इस तरह के दरिंदों से दूर रहे, इन दरिंदों के हमेशा सतर्क रहे और अपने धर्म का ज्ञान अपने धर्म के प्रति बताता रहे। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटियों को, अपने बेटों को उसके बारे में अपनी शिक्षा प्रदान करें। तो आपने अनिल भाटिया को सुना, जो कि अपनी बेटियों को लेकर के बड़े खुलासे कर रहे हैं, लेकिन आप जान के हैरान रह जाएंगे कि धर्मांतरण के इस गैंग के जाल सिर्फ राज्यों में नहीं बल्कि कई देशों में फैले हुए हैं। अब जरा मैप के जरिए समझिए कि कनाडा टू कतर धर्मांतरण की जो जड़ें हैं वो कितनी मजबूत हो रही थी। कनाडा से लेकर के UAE, इसके अलावा कतर, इसके अलावा कई देश ऐसे थे जो अलग अलग जगहों पर, चाहे बांग्लादेश की बात कर लें हम, तो जरा देखिए किस तरीके से डिस्टेंस कितना ज्यादा है और अलग अलग देशों में जो धर्मांतरण का गैंग था वो कैसे एक्टिव था, कैसे बहन बेटियों को बहलाकर, फुसलाकर उसकी ओर से धर्मांतरण के धंधे में शामिल करवाया जा रहा था। और इसीलिए अब पुलिस की ओर से जो खुलासा किया गया है उसमें यह भी सामने आया है कि जो विदेशी फंडिंग है वो भी यहां पे होती थी। हालांकि इस पूरे मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जड़ें काफी मजबूत हैं, लिहाजा पूछताछ करने के साथ साथ बड़ी कार्रवाई की बात यहां पे पुलिस की ओर से कही जा रही है। धर्मांतरण पे एक्शन हो रहा है, लेकिन ISIS से कनेक्शन भी सामने आया है।
अवैध धर्मांतरण गैंग की जांच में यूपी पुलिस का बड़ा खुलासा सामने आया है। आईएसआईएस की तरह धर्मांतरण रैकेट चलाया जा रहा था। आरोपी लोगों को धार्मिक रूप से कट्टर बना रहे थे। आरोपी कम उम्र की लड़कियों को लव जिहाद में फंसाते थे। जिहाद के नाम पर विदेश से मिल रही थी उनके फंडिंग, यानी कि पैसे की कमी नहीं थी। धर्मांतरण गैंग का पीएफआई और एसडीपीआई कनेक्शन भी सामने आए हैं। धर्मांतरण गैंग का पाकिस्तान के आईएसआई से कनेक्शन भी सामने आए हैं। जांच में यूपी एटीएस को विदेशी फंडिंग के सबूत भी मिले हैं। तो जरा सोचिए कि जो कई देश हैं वो वहां पे उनके तार जुड़े हुए थे, विदेशों से पैसा आ रहा था और पाकिस्तान से भी कनेक्शन सामने आए हैं। अब यूपी के जो तमाम आला अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। डीजीपी यूपी राजीव कृष्ण क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। और बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां पे रिश्तों के कत्ल की ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं मैं आपको जिसे सुनकर, देखकर, जानकर आप भी सर पकड़ लेंगे। एक महिला जो अपने देवर के साथ प्यार में पड़कर अपने ही पति के जान की भूखी बन जाती है, वो भी इस कदर कि पहले वो उसे जहर देती है, नहीं मरता तो करंट दे देती है ताकि उसके पति की मौत हो जाए। हालांकि इस पूरे मामले में खुलासा भी होता है, लेकिन तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। मेरठ, इंदौर और दिल्ली, ये तस्वीरें और ये खबरें हैं रिश्तों के कत्ल करने की, जहां पे पति पत्नी का वो रिश्ता जहां पे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। लेकिन जरा सोचिए कि मेरठ की चाहे वो खुशी हो या फिर इंदौर की सोनम हो या फिर दिल्ली की ये घटना जिसने सुष्मिता ने अपने पति को करंट के जरिए मौती घाट उतार दिया। हालांकि इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, इसके बाद जो कुछ सामने आया इसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अब पूरा मामला क्या है जरा समझ लीजिए आप। दिल्ली की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पे दिल्ली में करण नाम के शख्स की हत्या हो जाती है। पत्नी सुष्मिता ने करंट देके पति को मार डाला। पत्नी ने देवर के साथ मिलकर हत्या की पूरी घटना को अंजाम दिया। हत्या को घरेलू हादसा दिखाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन इंस्टाग्राम चैट से हत्या का खुलासा हुआ, राज़फाश हो गया। सुष्मिता और देवर इंस्टाग्राम पर बात करते थे और पुलिस ने दोनों आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। तो जरा सोचिए कि देवर के साथ मिलकर ही पत्नी ने पति को यहां पर मौत के घाट उतार दिया। अब देखिए जिस तरीके से इस पूरी घटना का खुलासा हुआ, यह भी जान के आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि पत्नी की ओर से पूरा यह प्रयास किया गया कि इस पूरी घटना को हादसा दिखाया जाए और लोगों को दिखाया जाए कि देखिए बड़ा हादसा हो गया, करंट लग गया तो मौत हो गई। लेकिन था कुछ और, जिसका खुलासा चैट के जरिए हुआ। अब देखिए चैट का वीडियो सामने आ गया है। इस चैट में जो बातें लिखी हुई हैं उसे देख करके जो करण का भाई था वो समझ गया कि दरअसल ये नॉर्मल डेथ नहीं है, ये सामान्य मौत नहीं है, ये करंट लगने के चलते नहीं है, करंट देने के चलते मौत हुई है। और जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे बात होती थी सुष्मिता की उसके देवर के साथ, उस चैट का खुलासा होने के बाद भी पुलिस ने इस एंगल से जब जांच शुरू की तो जो खुलासे हुए इससे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो जो देवर भाभी के बीच चैटिंग हो रही है वो निकल के सामने आई। इसके बाद देखिए चैट में जो बातें सामने आई वो यहां पर अब बड़े खुलासे कर रहा है। क्या लिखा गया भाभी की ओर से? लिखा गया कि कब तक वेट करेंगे, ये सुष्मिता लिख रही है अपने देवर को। फिर वो लिखता है कि जब तक तुम बोलो, यानी कि वेट करना है दवा देने के बाद, जहर देने के बाद। राहुल कहता है कि बस फिर तुम अच्छे से सोच लो फिर बोलो, यानी कि डिसाइड कर लो करना क्या है। सुष्मिता कहती करंट के लिए बोल रहे हो, करंट देने के लिए बोल रहे हो। तो फिर राहुल क्या कहता है? राहुल कहता है हाँ करंट के लिए बोल रहा हूं, यानी करंट देने की प्लानिंग पहले से हो गई थी। सुष्मिता कहती कि मैं सोच रही थी कि दवा से ही काम हो जाएगा, इसलिए तो इतनी देर रुकी थी, यानी कि उसे लगा कि जहर देके काम बन जाएगा, लेकिन काम नहीं हुआ। और दवा खिला दो एक साथ सारी की सारी, ये राहुल सजेशन दे रहा है, उसे सुझाव दे रहा है। राहुल कहता है ट्राई करो अगर हो सकता है तो, यानी कि मारने की जो प्लानिंग है वो चल रही है, जहर दे दिया गया लेकिन मौत हुई नहीं है। सुष्मिता फिर कहती कि अच्छा ठीक है, करंट के लिए कैसे बांधना है, यानी कि अब दवा से मौत नहीं हुई, अब करंट देना है। तो उसके बाद कहते कि बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा है, चीटी काटी तो हिला था, यानी कि अभी मरा नहीं है। इसके बाद करंट दिया गया और करंट देने के बाद पति को मौत की घाट उतार दिया गया। यानी कि जरा सोचिए कि चैटिंग में मौत देने की प्लानिंग चल रही है। इसी वजह से कहा दरअसल जा रहा है कि रिश्तों का कत्ल करने वाली ये घटनाएं हैं जो हर किसी को हैरान करती हैं, परेशान करती हैं। प्रहार में आज के लिए इतना ही, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी है, अब देखते रहिए रिपब्लिक भारत। बिबल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में
खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी।